Hello students, my name is Akash and welcome back to the third video of current electricity of class 10th science. And this is topic second, in which we will be discussing all type of questions that can come from resistance in series and parallel combination, electric power and heating effect. ठीक है, इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगा। जो लोग चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ओके, so let's come to the very short answer type questions. The very first question is write SI unit of resistivity. तो आपको पता है ओम मीटर. What is commercial unit of energy? That is kilowatt hour और kWh. हम लोग क्यूक रिवीजन में हमने सब कुछ पढ़ लिया है. ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जस्ट लाइक हलवा. ठीक है, तो हम आराम से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? सो द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. ओके, और इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट. कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस एंड सेकेंड करंट. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द वोल्टेज. तो वोल्टेज को हम मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से, करंट को हम मेज़र करते हैं अमीटर से. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब बेस्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हो. वेरी हाई चांसेस कि ये आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएगा. ओके, तो प्रिंसिपल पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इन सब में कौन सा प्रिंसिपल होता है. ठीक है, किस प्रिंसिपल पे मतलब ये बेस्ड होते हैं. तो द प्रिंसिपल इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, मेंशन वन रीजन व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स. आपको एक रीज़न बताना है कि टंगस्टन का ही यूज़ हम क्यों करते हैं. इलेक्ट्रिक लैम्प्स मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट यूज़ होता है, जो ग्लो करता है, उसमें हम टंगस्टन का ही यूज़ क्यों करते हैं. तो टंगस्टन का बहुत ही हाई रेजिस्टिविटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. तो जितनी वो पावर कंज्यूम करता है उतनी ही ज़्यादा उससे हीट एनर्जी रिलीज होती है. ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. हाउ इज़ एन अमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू इट? अमीटर को हम कैसे लगाते हैं सर्किट में? आपको मैं 5-6 बार बता चुका हूँ सीरीज़ में, और वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं. ओके, डोंट फॉरगेट. व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट? करंट से कितनी एनर्जी डिलीवर्ड हो रही है, उस रेट को हम क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर, विच इज़ रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डिलीवर्ड बाय द करंट. Come to the question number 9. In a circuit, if two resistors of 5 ohm and 10 ohm are connected in series, compare the current passing through the two resistors. देखो, 5 ओम और 10 ओम अभी भूल जाओ. जस्ट रिमेंबर कि अगर रेजिस्टर्स को हम सीरीज़ में लगाते हैं तो करंट जो हमारा होता है वो हमेशा सेम रहता है. और यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टर्स को किस में लगाया? सीरीज़ में. और पूछा है कि करंट कैसा होगा. तो दो रेजिस्टर्स में करंट सेम ही रहेगा, करंट विल नॉट चेंज. और अगर यहाँ पे ये पूछ ले कि दो रेजिस्टर्स को अगर हमने पैरेलल में लगा दिया तो वोल्टेज कंपेयर करो दोनों रेजिस्टर्स का, तो वहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज डिफर नहीं होगा, करंट आपका वेरी करेगा. ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. वाई आर कोयल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड अप ऑफ एलोए रेदर देन प्योर मेटल्स? तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक आयरन्स में एलॉय का यूज़ क्यों करते हैं, हम प्योर मेटल्स का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि एलॉयज़ जो होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी होती है और वो ईज़िली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं. देखो, अगर हम कोई दूसरा मेटल यूज़ करेंगे तो वो उसका फर्स्ट थिंग इज़ दैट उसका जो रेजिस्टिविटी होगी वो कम होगा, और सेकंड थिंग वो ईज़िली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा. वो हीट होगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीडाइज होके. इसलिए हम क्या करते हैं, एलॉय का यूज़ करते हैं ताकि वो ईजिली ऑक्सीडाइज ना हो हाई टेम्परेचर पे. कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर ईच ऑफ 5 ओम. तो देखो, मिनिमम रेजिस्टेंस अगर हमें निकालनी हो, मैक्सिमम निकालनी है,
आपको पता है जब आप रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हो तो हमेशा रेसिप्रोकल लेते हो, और जब जब आप रजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हो देन यू बेसिकली ऐड देम इंडिविजुअली। ओके, तो रजिस्टर्स में आप रेसिप्रोकल कर रहे हो, मतलब आंसर आपका पॉइंट में जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना हो तो हमेशा रजिस्टर्स को आप पैरेलल में लगाओगे, मैक्सिमम निकालना हो तो हमेशा रजिस्टर्स को किस में लगाओगे, सीरीज में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप नोट कर सकते हो उसे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, इट्स पावर P एंड कॉन्स्टेंट वोल्टेज B अप्लाइड अक्रॉस इट। देखो एक ऐसी रिलेशन लिखनी है जिसमें रेजिस्टेंस हो, पावर हो, वोल्टेज हो। रेजिस्टेंस, पावर, वोल्टेज। तो अगर आपको याद हो R इक्वल टू बी स्क्वायर बाई पी आपने पढ़ा होगा, P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर आपने पढ़ा है पावर का फॉर्मूला, तो आपने R को वहाँ भेज दिया ऊपर और P को नीचे कर दिया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ हैविंग मोर रेजिस्टेंस, अ 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब और 220 वोल्ट 60 वाट बल्ब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। 220 वोल्ट बल्ब उसकी रेटिंग है 100 वाट का है, और एक बल्ब 220 वोल्ट का है। बस पावर का चेंज कर दिया, आपसे पूछा रेजिस्टेंस किसका होगा, तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल टू बी स्क्वायर बाई पी। R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के, तो जिसकी पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसकी पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। ओके, तो देखो यहाँ पे पावर किसकी कम है, 60 वाट वाले बल्ब की, इसलिए 60 वाट वाले बल्ब में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ओके, सो लेट्स कम टू द अनदर सेक्शन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके, 2 मार्क्स ईच। डिफाइन लीस्ट काउंट विद 1 एग्जाम्पल। हमने लीस्ट काउंट नहीं पढ़ा है क्योंकि रिवीजन में, अभी ध्यान से सुन लो, समझ लो। स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। कितनी मिनिमम वैल्यू किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र कर सकते हैं उसी को हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन इंस्ट्रूमेंट हैव 10 डिवीजन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू मार्क 1। देखो 0 से अगर 1 तक है तो लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.1। 1 से 10 तक है तो कितना मिनिमम करेगा वो, कितना मिनिमम रीड कर सकता है, 0.1। उससे नीचे अगर जाओगे तो 0 पॉइंट, फिर उससे ज़्यादा और हो ही नहीं सकता। ठीक है, 0 तो जा नहीं सकते, नेगेटिव जा नहीं सकते, इसलिए 0.1 विल बी मिनिमम। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। आपको बताना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर हीट डिपेंड करती है। ओके, गिव वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस इफेक्ट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इलेक्ट्रिक हीटर। ओके, जहाँ जहाँ हीट का यूज़ होता हो वहाँ वहाँ पे। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो जिन पर हीट डिपेंड करती है, देखो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, तो करंट के स्क्वायर पे करेगी, रेजिस्टेंस पे करेगी और टाइम पे करेगी। ओके, किस पे करेगी, स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर, टाइम ऑन विच द करंट फ्लोज, 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगी। ओके, सो लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन, वाई आर इलेक्ट्रिक बल्ब फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन। देखो बल्ब में इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन का यूज़ क्यों होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट दैट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इन अ सर्किट इज 5 एम्पियर। देखिए क्वेश्चन है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी फ्यूज़ की रेटिंग 5 एम्पियर है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो अगर एक्टिव नाइट्रोजन का यूज़ करोगे तो रिएक्शन करके वो ईजिली फिलामेंट जो आपका होगा वो ब्रेक कर जाएगा। हीट रिलीज़ होती है फिलामेंट से और टंगिस्टन होता है, तो हीट जब रिलीज़ होगी तो वो गैस के साथ रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करने के बाद में वो ब्रेक हो जाएगा, इसलिए हम इनएक्टिव नाइट्रोजन आर्गन का यूज़ करते हैं। 5 एम्पियर का मतलब क्या है, फ्यूज़ में मैक्सिमम करंट दैट शुड फ्लो इन द सर्किट इज़ 5 एम्पियर। किसी फ्यूज़ पर अगर 5 एम्पियर लिखा हुआ है रेटिंग, इसका मतलब ये है कि 5 एम्पियर से जैसे ही करंट ज़्यादा होगा वो फ्यूज़ मेल्ट कर जाएगा। ओके,
एंड दैट विल ओपन द सर्किट। अगर 5 एम्पियर से एक पॉइंट भी ज़्यादा जाएगा, मतलब 5.1 एम्पियर अगर हो जाएगा, तो सर्किट जो हमारा होगा वो कैसा हो जाएगा, ओपन, मतलब फ्यूज़ कैसा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, वाई द फिलामेंट ऑफ बल्ब हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। बल्ब में जो फिलामेंट टंगिस्टन का यूज़ होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है। अब देखो, फिलामेंट ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, क्योंकि जब बल्ब लाइट अप होगा, मतलब जलेगा, तो उसमें से हीटिंग रिलीज होगी, मतलब हीटिंग होगी उसमें, और हीट से ही लाइट निकलेगी। ठीक है, मतलब हीट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर हमने टंगिस्टन, मतलब जो फिलामेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने वो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला ले लिया, तो उसी करंट पे, उसी पावर पे वो जो फिलामेंट होगा वो ब्रेक हो जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, और फ्यूज़ हो जाएगा बल्ब। इसलिए हम क्या करते हैं, टंगिस्टन का यूज़ करते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, स्टेट एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जो रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट। इलेक्ट्रिक पावर, सिंपल, यूनिट बता दो, वॉट। और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है, स्टेट एंड डिफाइन द यूनिट। स्टेट एंड डिफाइन, अगर सिर्फ स्टेट होता तो आपको यूनिट लिखना था, डिफाइन है तो आप 1 लगा दो। यूनिट क्या होती है, वॉट, मतलब 1 वॉट। 1 वॉट को डिफाइन कर दो, तो पी इक्वल टू कितना होता है, W/T। तो आप क्या लिख दोगे, 1 वॉट इज द पावर कंज्यूम बाय द डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी। मतलब अगर 1 एम्पियर का किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, तो उसका जो पावर होगा कितना होगा, 1। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज अरेंजमेंट फॉर हाउस होल्ड सर्किट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसे। अब देखो, 2 डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं सीरीज के। अगर घर में आप सीरीज कनेक्शन कर देते हो, तो अगर कोई भी एप्लियंस ख़राब होगा, तो घर में हर कोई भी एप्लियंस और जो है लगे हुए वो काम नहीं करेंगे। अगर आपके घर में सारी चीज़ें होती हैं, बल्ब होता है, टीवी होती है, ठीक है, इन्वर्टर होता है, फ़ैन होते हैं, तो अगर आपका फ़ैन ख़राब हो गया तो कुछ भी काम नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकेंड थिंग इज़ ये है कि अगर आपने सारी चीज़ों को, मतलब सारे एप्लियंस को सीरीज़ में लगा दिया, तो क्या होगा कि करंट कांस्टेंट रहेगा। सीरीज़ में करंट का कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज डिफर हो जाएगा, किसी को वोल्टेज कुछ चाहिए, किसी को वोल्टेज कुछ चाहिए। अब देखो, वोल्टेज हर किसी को चाहिए होता है, अब वोल्टेज कम जाएगा तो चीज़ें काम नहीं करेंगी ना। तो ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। ओके, पढ़ सकते हो आप। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, a student draws the following circuit diagram for the experiment on studying the dependence of current on potential difference across a resistor. Name the parts labeled A B C। देखो ए यहाँ पे क्या है, प्लग की, बी रेजिस्टेंस, सी वोल्ट मीटर, ओके, और आर आपका रेजिस्टेंस है, डी आपका बैटरी है। इधर आ जाओ इस वाले में, तो एम आपका अमीटर हो जाएगा, के आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, और एन आपका हो जाएगा की। ओके, वेरी वेरी इजी, आप कर सकते हो। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। फ्यूज वायर कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो देखो, जब कभी भी घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट बढ़ जाता है। ओके, 2 वायर्स हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है और आपस में वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, ओके, तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट बढ़ जाएगा। और जब करंट बढ़ेगा तो जो एप्लियंसेस चलते हैं कम करंट पे ज़्यादा करंट मिलने की वजह से क्या होगा, वो उनमें दिक्कत आ जाएगी, वो ख़राब हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। द फ्यूज़ कंटेन्स अ पीस ऑफ वायर दैट मेल्ट्स ईजिली। एक कोई वायर ही उसमें यूज़ होता है, क्या होता है, कॉपर और टिन। कॉपर और टिन से बना होता है फ्यूज़। इफ़ करंट गोइंग थ्रू द फ्यूज़ इज़ टू ग्रेट, और जब ज़्यादा करंट होगा तो वो मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा तो सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन। और जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो सारी की सारी चीज़ें काम करना बंद कर देंगी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिक बल्ब आर यूजली फिल्ड विथ केमिकल इन
इनएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन, अभी हमने बात करी थी। फ्यूज वायर इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। देखो फ्यूज वायर को हम सीरीज में क्यों लगाते हैं? देखो सीरीज़ में हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता है सीरीज़ में अगर हम कोई भी कंडक्टर को, कोई भी रजिस्टर को लगाते हैं तो करंट सेम रहता है, करंट विल नॉट चेंज। और जब करंट विल नॉट चेंज, जब चेंज नहीं होगा, हाँ, तो क्या होगा आपका, अगर देखो कहीं पे फ्यूज़ लगा हुआ है, अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या होगा, उस पॉइंट पे फ्यूज़ में तो सेम ही रहेगा, विल नॉट चेंज। बट जब शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट बढ़ जाएगा, और जब करंट वायर में बढ़ जाएगा तो फ्यूज़ तक पहुंचेगा, और फ्यूज़ क्या हो जाएगा, मेल्ट। और जब मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट को कैसा कर देगा, ब्रेक, एंड द सर्किट विल गेट ओपन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. While experimentally verifying Ohm's law, a student observed that pointer of the voltmeter coincide with 50th division when the voltmeter has least count of 0.05. Find observed reading of the voltmeter. देखो 50th डिवीज़न पे जाता है वोल्ट मीटर का, जो ऑब्जर्व किया गया वहाँ पे, तो 50th डिवीज़न पे क्या था, लीस्ट काउंट आपको 0.05 दे रखा है, तो ऑब्जर्व कितना होगा। अब देखो अगर 50th डिवीज़न पे आपको निकालना है और लीस्ट काउंट अगर आपका 0.05 आ रहा है तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये 10th डिवीज़न पे होता, 10 पॉइंट पे होता और लीस्ट काउंट इसका 0.05 ही रहता, ठीक है, 0.05 रहता, तो भी आप मल्टीप्लाई कराते और आपका आंसर निकल के आ जाता। ओके, तो आपको डिवीज़न दे रखा होगा, लीस्ट काउंट दे रखा होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करा देना, दैट विल बी योर आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. Electric heater rated 800 watt operates 6 hours a day. Find the cost of energy to operate it for 30 days at 3 per unit, at 3 rupees per unit. ओके, तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, और डेज भी आपको गिवन है, तो आप तीनों की मल्टीप्लाई करा दोगे। जो पावर आएगी, जो आपकी पावर आएगी वो वॉट आवर में आएगी, फिर उसको आप किससे फिर आप उसको 10,000 से डिवाइड करोगे, एंड देन आपकी किलोवाट आवर में आ जाएगी, और फिर आप उसको कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 3 पर यूनिट है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो आपका टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम, इफ इन अ प्लेस ऑफ अ बल्ब अ हीटर रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू द सोर्स, कैलकुलेट द करंट ऑन बाय इट। ओके, दो केसेस हैं, वोल्टेज 220 है, पहले में हमने बल्ब लगाया है जिसका रेजिस्टेंस 1200 है, दूसरे में हमने हीटर लगाया है उसी की जगह, तो 100 ओम का हमने एक हीटर लगा दिया है, तो आपको करंट निकालना है। तो देखो आपको करंट कभी भी निकालना हो तो आप हमेशा क्या करोगे, B इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला यूज़ करोगे, I इक्वल टू बी बाई आर हो जाएगा। तो आप I1 निकाल रहे हो तो रेजिस्टेंस 1 लगा दो, वोल्टेज विल रिमेन सेम। I2 में वोल्टेज विल रिमेन सेम, रेजिस्टेंस दूसरा लगा दो जिसके लिए निकाल रहे हो आप, दैट विल बी योर करंट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. आउट ऑफ द टू बायर्स X एंड Y shown below, which one has greater resistance? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट कर लो, पेपर में आने के चांसेस 101%। दो बायर हैं, किसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, देखो एक बायर X है, एक बायर Y है, एक की लेंथ L है, एक की 2L है, एरिया सेम है, जिसकी लेंथ ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसका एरिया ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो यहाँ पे एरिया तो सेम ही है, बट देखो लेंथ किसकी ज़्यादा है, सेकंड वाले में 2L है, पहले वाले में L है, दूसरे वाले में 2L है, मतलब डबल लेंथ है, तो जिसकी डबल लेंथ है उसका ज़्यादा होगा, मतलब बाय वाले का ज़्यादा होगा। An electric iron takes a current of 5 ampere and develops 1.5 into 10 to the power 4 joule of heat energy in 30 seconds. Calculate the resistance. कुछ नहीं करना है आपको, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ कर लो। देखो क्या क्या दे रखा है, करंट दे रखा है 5 एम्पियर, और आपको हीट दे रखी है, हीट हमेशा जूल में होगी, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल, और टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। H आई दे रखा है, आर नहीं दे रखा, टी दे रखा है, तो आपको आर निकालना है। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होती है, आई स्क्वायर आर टी को
नीचे पहुँचा दो, आर को ऊपर, सॉरी आर को उस साइड पहुँचा दो, एच आपका ऊपर आ जाएगा, तो आर इक्वल टू एच अपॉन आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा. ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. Okay, sorry, there is no question number 15. And let's come to the short answer type question second. The very first question is define electric power. A device of resistance R is connected across a source of B voltage and draw a current I. Derive an expression for power in terms of voltage and resistance. इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है आपको पता है? एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस आर है, किसी वोल्टेज बी पे लगाया है उसको, उसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो आपको एक एक्सप्रेशन बताना है जिसमें ये तीनों की तीनों चीज़ें आती हों. मतलब पावर को बताना है वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में. तो आपको पता है पी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर होता है. वेरी वेरी सिंपल, आप कर सकते हो. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर. द इलेक्ट्रिक करंट इज 0.5 एम्पियर. व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? पी इक्वल टू बी आई, पी इक्वल टू बी स्क्वायर आर, बी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना. ठीक है, और आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. come to the question number second. State one difference between kilowatt and kilowatt hour. Express 1 kilowatt in joules. देखो, 1 किलोवाट लार्ज यूनिट होती है, किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट होती है. 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होते हैं. इसको याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो. ओके, A bulb is rated 5 volt, 500 milliampere. Calculate the rated power and resistance of the bulb when it glows. एक बल्ब है 5 वोल्ट का, 500 मिली एम्पियर इसकी रेटिंग है. कैलकुलेट द रेटेड पावर, आपको पावर निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालना है. P इक्वल टू बी आई होता है, बी आई का यूज़ कर लो, यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो. और जब आपको मिली एम्पियर से एम्पियर में करना हो, क्योंकि यहाँ पे करंट आपको एम्पियर में लेना पड़ेगा, तो एम्पियर में लेने के लिए आप क्या करोगे, जो आपको करंट दे रखा है मिली एम्पियर में, उसको 1000 से डिवाइड करा दो. सॉरी 10,000 से, सॉरी. ओके, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको 1000 से डिवाइड कराना. ओके, सिंपल. Come to the question number 3. What is an electric fuse? Why it is used in electric circuit? Should it be placed on natural wire or on live wire? ओके, आप देख लेना कि 1 एम्पियर में कैसे कैसे चेंज करते हैं. जस्ट वेरी सिंपल. ओके, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज लो रेजिस्टेंस रजिस्टर दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन द, अभी आपको पता है सब कुछ की ओवरलोड हो जाता है तो कैसे सर्किट ब्रेक होता है. ओके, और ये हमेशा लाइव वायर में इसको यूज़ किया जाता है. किसमें? लाइव वायर में, ना कि न्यूट्रल वायर में. जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर. एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट. Calculate the cost of using it for 2 hours daily for month of September if each unit cost ₹60. इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन करना है, क्या होती है आपको पता है. कितनी बार आ गया ये देखो ज़रा आप, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर. ओके, एंड इलेक्ट्रिक मोटर इज़ रेटेड टू, एक कोई इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी रेटिंग 2 किलोवाट है. मतलब उसके बाद आपसे पूछना है कि अगर वो 2 घंटे के लिए यूज़ करते हैं डेली, एक मंथ के लिए, तो आपको टोटल कॉस्ट कितनी देना पड़ेगी. एनर्जी कंज्यूम निकालना हो, पावर की मल्टीप्लाई सीधे सीधे टाइम के साथ करा दो. और कितने दिन के लिए करनी है, 1 दिन का निकल के आ जाएगा. जितने दिन का निकालना उसके साथ मल्टीप्लाई करा दो और फिर कॉस्ट की मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. स्टेट्स ओम्स लॉ. ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई द लॉ indicating the positive and negative terminals of the battery and the meters also show the direction of current in the circuit. Very 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 much important question that can really come in your examination. तो आप इसका ध्यान रखना. ओम्स लॉ से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो आपका वोल्टेज करंट ग्राफ वाला हो, चाहे आपका स्टेट्स ओम्स लॉ. ओम्स लॉ आपसे पूछेगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, कंडीशन पूछ लेगा किस कंडीशन में काम करता है. तो द कंडीशन इज दैट टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. ओके, अब देखो आपसे डायग्राम पूछ लिया कि कैसे, देखो आप स्टेटमेंट दे दोगे आपकी सर्किट डायग्राम विद पोलरिटी ऑफ बैटरी, अमीटर एंड वोल्ट मीटर, डायरेक्शन ऑफ करंट बाय एरो, ये आपने बता दिया. ठीक है, कि कैसे कैसे आपको सर्किट आपने बनाया है. ओम्स लॉ में बता दिया कि फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम,
करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके, और वी डायरेक्टली ये आपको शो करना है ऐसे ही, क्योंकि यू आर डूइंग, यू आर सॉल्विंग, यू नो व्हाट, वेरी शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकेंड। ओके, 3 मार्क्स का है तो आपको इतना सारा कुछ लिखना पड़ेगा। विद द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखो जब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी वाला जो कांस्टेंट है इसको हटा के आप रेजिस्टेंस लगा दोगे। ओके, डायग्राम आपने दिखा दिया, वेरीफाई कर दिया कि डायग्राम भी बनाओगे और साथ ही साथ आपको ओम्स लॉ का, मतलब ओम्स लॉ में आप रेजिस्टेंस और वोल्टेज का और करंट का ग्राफ बनाओगे ही बनाओगे। ओके, और हमेशा कैसा होगा, लीनियर ग्राफ देख लो, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, सच में बहुत ही ज़्यादा, जस्ट नोट इट डाउन। Come to the question number 6. Give reasons for the following. Why are copper and aluminium wires used as the connecting wires? Connecting wires में कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों होता है? टंगिस्टन का यूज़ क्यों करते हैं इलेक्ट्रिकल लैम्प्स में? आपको मैंने बता ही दिया है, तो हम सेकंड वाले की बात नहीं करेंगे। थर्ड वाले में देखो, वाई इज लेड टिन एलॉय इज यूज फॉर द फ्यूज वायर्स। ओके, फ्यूज वायर में हम हमेशा लेड टिन या फिर कॉपर टिन का यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, तो देखो पहला देखो कि कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ कनेक्टिंग वायर्स में क्यों होता है। पहली चीज़ तो ये गुड गुड कंडक्टर्स होते हैं, ये रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। थर्ड वाले में आ जाओ कि टिन, क्योंकि एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है उसके मटेरियल से। कोई एलॉय अगर बना हुआ है तो किसी मटेरियल से बना होगा, जैसे कि लेड टिन, तो लेड और टिन से लेड टिन का जो बनाएंगे वो कम होगा, क्या, मेल्टिंग पॉइंट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। वोल्टेज करंट ग्राफ ऑफ फॉर अ कंडक्टर इज सोन इन फिगर। देखो वोल्टेज और करंट का ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। व्हाट डू यू इनफेयर फ्रॉम दिस ग्राफ, आपको इस ग्राफ से क्या समझते हैं? स्टेट द लॉ एक्सप्रेस्ड हियर। कौन सा लॉ इसमें यूज़ किया गया आपको पता है, ओम्स लॉ। नेम द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एंड स्टेट्स इट्स एन एसआई यूनिट। ठीक है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी बताओ जो स्लोप आपने बनाया उसकी, और आपको क्या बताना है, ऐसा यूनिट भी बतानी है। ओके, तो आपका जो यहाँ पे स्लोप बनता है, देखो बी हो गया, आई हो गया, बचा क्या, आर। तो जो आपका स्लोप बनता है वो रेजिस्टेंस का बनता है, और स्लोप जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ओके, ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, आपको पता है। ग्राफ से आप समझते हो कि ये वोल्टेज और किसके बीच में है, करंट के बीच में है, और आपको पता चलता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। Question number 8 is which is the better way to connect lights and other appliances in domestic wiring and why? देखो दो तरीके से आप रजिस्टर या कंडक्टर्स को आप लगा सकते हो। एप्लियंसेस मंगल जो भी आपका ये सारा कुछ होता है, मतलब हम इनको रेजिस्टेंस के तौर पे ही देखते हैं। ओके, वी कंसीडर ऑल द एप्लियंसेस एज रेजिस्टेंस। तो हम अपने घर में जो एप्लियंसेस हैं इनको कितने तरीके से लगा सकते हैं? दो तरीके से, या तो सीरीज़ में या पैरेलल में। आप किस में लगाओगे? ओके, आप हमेशा पैरेलल कनेक्शन में लगाओगे ताकि सबको वोल्टेज सेम मिले। ओके, देखो ईच डिवाइस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ईच डिवाइस गेट्स द सेम पोटेंशियल, मतलब सेम वोल्टेज एज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी एंड कीप्स ऑन वर्किंग इवन इफ द डिवाइस इज स्टॉप वर्किंग। अब देखो, एक तो अगर आपकी कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रही होगी तो ये नहीं है कि आपकी और सारी डिवाइसेस काम ना करें, आपके सारे अप्लायंसेस काम करेंगे, अगर एक ख़राब होगा फिर भी। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन इज हेल्पफुल व्हेन ईच डिवाइस हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट फॉर इट्स ऑपरेशन, एज इन द केस करंट डिवाइड्स इटसेल्फ थ्रू द डिफरेंट डिवाइसेस। अब देखो क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज रिमेन्स सेम, बट जो करंट होगा वो डिवाइसेस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। जिस डिवाइस को जितना करंट चाहिए उतना ले लेगी वो, बट वोल्टेज विल रिमेन सेम। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. So 4 different ways in which 3 resistors of R ohm each may be connected in a circuit, in which case is the equivalent resistance of the combination. मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, तो देखो सीरीज़ में हमेशा मैक्सिमम होता है, ठीक है, पैरेलल में हमेशा मिनिमम होता है, और फिर उन्होंने क्या किया है, हाँ हाँ, देखो तो सीरीज़ में यहाँ पे कैसा मैक्सिमम होगा, बी वाले में देखो पैरेलल में है मिनिमम होगा,
सी वाले में पैरेलल में है मिनिमम होगा, डी वाले में पैरेलल में है मिनिमम होगा, सिर्फ मैक्सिमम किस में होगा, ए वाले में। तो आपको बताना था मैक्सिमम किस में होगा, ए में, और बी में कितना होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि बी में 3 रजिस्टर्स आर यूज्ड, दैट्स वाई इट विल गिव मिनिमम रेजिस्टेंस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज ऑफ सम सब्सटेंसेस इन ओम मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस आर गिवन एज फॉलोज। इसमें रेजिस्टिविटी दे रखी है, सिल्वर की इतनी, कॉपर की, और टंगिस्टन, मर्करी, और आयरन, नाइक्रोम। हम आपसे क्या पूछा है, आउट ऑफ द सिल्वर एंड कॉपर विच इज़ बेटर कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड वाई। सिल्वर और कॉपर में कौन सा बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट के लिए और क्यों। देखो सिल्वर, मैंने बताया था आपको, इंडिया में जो वायरिंग्स होती हैं, जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं पोल्स पे, उनमें सिल्वर का यूज़ होता है, बिकॉज सिल्वर हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टिविटी, ओके, एंड इट इज़ अ बेटर कंडक्टर, दैट्स वाई। कॉपर का यूज़ हम नहीं करते हैं, घर में हम लोग कॉपर का यूज़ कर लेते हैं, बट वी शुड यूज़ सिल्वर। अब सिल्वर में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हम सिल्वर को यूज़ नहीं करते हैं। सिल्वर के छोटे पतले वायर्स को बनाना इज़ नॉट ईजी, ओके। आप छोटे छोटे वायर्स को अगर आप बना लोगे सिल्वर्स को, तो कितने भी पतले बनाओगे, आप कॉपर के इतने पतले नहीं बना सकते। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या दे रखा है, विच सब्सटेंस इज प्रिफर्ड टू बी यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन्स में आप किसका यूज़ करोगे, कॉपर दे रखा है। वैसे ट्रांसमिशन लाइन्स में इंडिया में सिल्वर का यूज़ होता है, ओके। आप अपने टीचर से एक बार क्लैरिफाई कर लेना है इसको कि कॉपर लिखना है या सिल्वर लिखना है, एंड आई विल से यू हैव टू राइट सिल्वर, ओके। अब सिल्वर का सीन ऐसा होता है कि सिल्वर महंगा भी है कॉपर से, और रेजिस्टिविटी दोनों की कम होती है, बट सिल्वर की सबसे ज़्यादा कम होती है। अब आप ही सोचो ना, सिल्वर और कॉपर दे रखा था, कौन सा कंडक्टर अच्छा है, तो हमने बोला सिल्वर अच्छा है, तो हम सिल्वर का यूज़ करेंगे ना। गवर्नमेंट भी सिल्वर का ही यूज़ करेगी, कॉपर क्यों यूज़ करेगी। तो डेट्स वाई आई विल सजेस्ट यू टू राइट सिल्वर एज द आंसर। Come to the question number 3. Name the material that you would advise to be used in the heater elements for the electric heating devices and why. So, we will prefer that element that is made up of alloy. Okay, और वैसे हीटर्स में हमेशा नाइक्रोम का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, नाइक्रोम का। सॉरी, एलॉय का यूज़ आप नहीं करोगे। एलॉय का अगर आप यूज़ कर लेते हो तो मेल्टिंग पॉइंट उनका कम होता है, और ज़्यादा जब क्या होगा, हीटर्स में अगर आप उनको यूज़ कर लोगे एलॉय को, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि कम पावर पे वो मेल्ट कर जाएंगे, और मेल्ट कर जाएंगे सो इट विल स्टॉप वर्किंग। हीटर्स में हमेशा नाइक्रोम का यूज़ होता है। जो आपके घर में हीटर्स होंगे उनमें नाइक्रोम का यूज़ हुआ हुआ है। जो वायर है जो रेड हो जाती है वो नाइक्रोम की होती है। वाई डू वी यूज़ नाइक्रोम, बिकॉज इट हैज़ हाई रेजिस्टिविटी, और ये एलॉय भी है। हाँ सही तो है, ये एलॉय भी है आपका, ओके। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये एलॉय ही होता है नाइक्रोम आपका, और ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है हाई टेम्परेचर पे। आई एम सॉरी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली नॉट फीलिंग दैट गुड, और कुछ नहीं, जस्ट लेट इट बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। इन द above circuit connect a nichrome wire of length L between points X and Y. Note the ammeter readings. ओके, तो आपने एक्स और वाई के बीच में नाइक्रोम वायर को लगा दिया। अब जब आप बैटरी को लगाओगे तो नाइक्रोम वायर में से कुछ जो रेजिस्टेंस होगा वो आएगा, और अमीटर हमारा रीडिंग कम दिखाएगा, ओके। एंड जस्ट लिसन, when this experiment is repeated by inserting another nichrome wire of the same thickness but twice the length, what changes are observed in the ammeter reading. अब देखो, रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो अमीटर की जो रीडिंग होगी वो कम होगी, ओके। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम हो जाएगा, इसलिए करंट जब कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस, तो जो हमारा मीटर है वो कम शो करेगा। करंट इज जस्ट रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट वाला देखो आंसर, द मीटर रीडिंग विल डिक्रीज, दिस इज बिकॉज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज एंड करंट डिक्रीजेज। बी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, आर इक्वल टू बी बाई आई होता है, तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, ओके। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ, state the changes that are observed in the ammeter reading if we double the area of the cross section.
So when we increase the area of cross section, basically the electrons inside the conductor can easily flow from one place to another, and that's why the resistance will decrease. और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा अमीटर होगा वो जो रीडिंग होगी वो बढ़ जाएगी. कितना बढ़ेगी? 2 टाइम्स. ओके, क्योंकि लेंथ हमने देखी थी 2 टाइम्स थी ना. ओके, डबल किया गया है ना, हमने एरिया को डबल कर दिया, तो हमारी जो रीडिंग होगी वो भी डबल हो जाएगी. Potential difference between points A and B in an electric field is 1 volt. Explain the above statement. Potential difference दो पॉइंट के बीच में अगर 1 वोल्ट है तो क्या होगा? मतलब 1 volt is simply what? When work done is 1 joule on bringing a 1 coulomb of charge from one point to another point. Okay. Come to the question number 12. Derive the relation for equivalent resistance when the 3 resistors are connected in parallel. आपको रिलेशन बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जब आप 3 रेजिस्टर्स को बेसिकली कनेक्टेड करते हो पैरेलल में. तो रेसिप्रोकल कर देते हो आप, सिंपल. बट आपको यहाँ पे एक सर्किट आपको गिवन है R1 R2 R3. तो देखो, इट इज़ ऑब्जर्व द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन. अब देखो, आपको रिलेशन निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में. ओके, तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में उन्होंने पहले क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि देखो करंट जो होगा आपका, टोटल करंट जो होगा I, वो I1 प्लस I2, क्योंकि हर एक रजिस्टर के लिए करंट अलग अलग होगा. ओके, एक रजिस्टर के बाद दूसरा करंट चेंज हो जाएगा, तो दूसरे रजिस्टर में चेंज मतलब कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा, और ऐसे ही हमारा चेंज होगा. तो जो हम इंडिविजुअल देखेंगे, देखो एक में क्या करा है इन्होंने, एक में 2 रजिस्टर्स की तरह इनको लगाया है. ऐसे देखो कैसे लगाया है. R2 और R3 एक ही में है, R1 अलग है. तो पहला करंट I1 होगा जो R1 से जाएगा, दूसरा I2 होगा जो R2 और I3 से जाएगा. ओके, अब देखो आप करंट निकाल दोगे यहाँ से, और ओम्स लॉ का यूज़ करके आप क्या करोगे, I1 जो करंट I1 से जाएगा पहले वो निकालोगे. फिर आपके पास 2 रिलेशन हो जाएंगी. एक रिलेशन आपको बता रही है कि हर एक रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है, दूसरा बता रही है आपको कि पहले वाले से कितना जा रहा है. फिर आप जब आप रेजिस्टेंस निकालते हो पैरेलल में, तो आप क्या करते हो 1/R. तो ऐसे ही दोनों रेजिस्टेंस हैं, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा. ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. द एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस such as bread toasters and electric iron are made up of an alloy rather than pure metal. रीजंस बताना है आपको कि इलेक्ट्रिक हीटर्स में एलॉय क्यों यूज़ करते हैं हम लोग. तो आपको पता है उनका हाई जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, हाई उनका रेजिस्टेंस होता है, और वो ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं. ओके, सेकेंड पॉइंट इज सीरीज अरेंजमेंट इज़ नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक. हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी. कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजली इम्पोलाइट फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन. तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, रेजिस्टिविटी इनकी कम होती है. दैट इज़ आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसको नोट कर लेना. कैन यू रन इलेक्ट्रिक गीज़र विद पावर रेटिंग 2 किलोवाट 220 वोल्ट ऑन 5 एम्पियर लाइन. क्या आप 2 किलोवाट के गीज़र को 220 वोल्ट पे और 5 एम्पियर करंट पे आप उसको यूज़ कर सकते हो क्या? तो देखो, हमें किसी डिवाइस को यूज़ करने के लिए जो करंट होगा उसकी रेटिंग से ज़्यादा चाहिए. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 एम्पियर की लाइन है, हमने करंट निकाल के देखा कि हमें कितना करंट चाहिए उस डिवाइस को रन करने के लिए. तो I = P/B कर दिया, P = BI होता है, तो I = P/B कर दिया, पावर रखा. ठीक है, और हमने पावर 2 किलोवाट मतलब वाट में रखेंगे, पावर 2000 हो जाएगी. वोल्टेज आपका 220 था, तो हमें कितना करंट चाहिए उसको रन करने के लिए? 9.09 एम्पियर. तो सिंपल है, 5 एम्पियर की लाइन में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज. आपको 2 रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगा रहे हो, तो आपको एक्सप्रेशन निकाल के शो करनी है. ओके, तो देखो
टू रजिस्टर्स ऑफ R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सर्किट में आपको दिख रहा है, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आई कोई करंट है जो फ्लो कर रहा है सर्किट के थ्रू। तो जो करंट हमारा सीरीज में सेम, देखो करंट में जो हमारा सीरीज में जाएगा वो सेम रहेगा। वोल्टेज विल डिफर, तो वोल्टेज से हमें कोई मतलब, वोल्टेज अभी हाँ हमको दोनों में, दोनों केसेस में वोल्टेज निकालना पड़ेगा। करंट विल रिमेन सेम। V इक्वल टू आई आर होता है, तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। V इक्वल टू आई आर, V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, V इक्वल टू आई आर, फिर टोटल वोल्टेज निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया, और वहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें वहाँ से हमें मिल गया टू रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट गिवन होगा, R1 और R2 लगे हुए हैं, तो हमें डायरेक्ट हम वहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस में से दोनों रेजिस्टेंस में को माइनस कर दो। ओके, दैट विल बी योर आंसर। थ्री रेजिस्टर्स ऑफ 10 ohm, 15 ohm and 20 ohm are connected in series in a circuit. If the potential drop across the 15 ohm resistor is 3 volt, find the current in the circuit and potential difference across 10 ohm resistor. थ्री रेजिस्टर्स को हमने यूज़ किया है, एक 10 ओम का, एक 15 ओम का, एक 20 ओम का, और इनको सीरीज़ में लगाया है। पोटेंशियल ड्रॉप जो है हमारा वो 15 ओम है। 15 ओम रेजिस्टर के लिए 3 वोल्ट है। तो आपको ये आपसे पूछा है कि करंट जो होगा सर्किट में कितना होगा, और पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा 10 ओम रेजिस्टर का कितना होगा। तो सीरीज़ में करंट तो सेम रहता है, आपको मैंने बताया था। आई इक्वल टू बी बाई आर करके हम 3 वोल्ट के लिए पहले निकालेंगे। 3 वोल्ट रेजिस्टर के लिए हम निकालेंगे, मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप हमें 15 ओम का दे रखा है, तो हम पहले उसके थ्रू करंट निकालेंगे। करंट निकाल लिया, फिर हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि उस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। द करंट इज 0.2 एम्पियर। हमने क्या किया, 15 ओम रेजिस्टर से जो 3 वोल्ट जिस पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है 3 वोल्ट, उस पर हमने करंट निकाला। उसके बाद हमने पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे किसके लिए, 10 ओम रेजिस्टर के लिए। तो बी आपका कितना था, बी आपका था 3, बी आपका 10 वाले के लिए भी 3 वोल्ट है। तो आपको क्या करेंगे, आप सीधे सीधे बी को रख देंगे 3 और आर को रख देंगे 10, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। 10 ओम रजिस्टर के लिए आप क्या करोगे, बी इक्वल टू आई आर। तो आई आपको करंट मिल गया, और सॉरी आपसे पूछा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 10 ओम रजिस्टर से। थ्री रजिस्टर्स आर गिवन, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम। 15 ओम पे जो पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट है। 10 ओम पर कितना होगा, ठीक है, 10 ओम पर कितना होगा। तो आप पहले करंट निकालोगे जो आपका 15 ओम वाला रजिस्टर है उससे, फिर आप दूसरे वाले में जब पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे, मतलब पोटेंशियल निकालोगे, तो बी इक्वल टू आई आर, आई की जगह आप रख दोगे करंट, और आर की जगह रख दोगे किस रेजिस्टेंस का निकाल रहे हो, दैट इज 10 ओम। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2 वोल्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। अ सर्किट हैज़ अ लाइन ऑफ 5 एम्पियर, हाउ मैनी लैम्प्स ऑफ रेटिंग 40 watt 200 volt can simultaneously run on this line safely। कोई सर्किट है जिसमें करंट 5 एम्पियर का है, और उसमें हम कितनी लैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं। एक लैम्प हमारी 40 वाट उसकी पावर है, 200 वोल्ट पे, 200 वोल्ट पे वो वर्क करती है। तो देखो वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, करंट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लैम्प्स निकालेंगे। तो हम P इक्वल टू बी आई, पी के साथ एन का यूज़ कर लेंगे, पी के साथ एन का यूज़ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एन पी इक्वल टू बी आई आपका फॉर्मूला होता है। अगर आपको डिवाइसेस निकालनी, नंबर ऑफ डिवाइसेस निकालनी है, पावर गिवन हो, पावर गिवन है, अगर आपको पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, और करंट गिवन है, नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर आपको निकालना है, तो एन पी इक्वल टू बी आई कर दो, एन निकाल दो वहाँ से, दैट विल बी योर आंसर, सिंपल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर of area of cross section 2 into 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज इतना। तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। देखो आपको पता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए।
रो गिवन है, एल गिवन है और ए आपको गिवन है, तो आप आराम से निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। टू डिवाइसेस ऑफ रेटिंग 44 वॉट, 200 वोल्ट एंड 11 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में लगा दिया, करंट विल रिमेन सेम। कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस 440 वोल्ट मेंस। 440 वोल्ट मेंस में हमने उनको कनेक्ट कर दिया उस कॉम्बिनेशन को। किस कॉम्बिनेशन को? दो डिवाइसेस, एक की पावर 44 वॉट, वोल्टेज 200, दूसरे की 11 वॉट, वोल्टेज 220। ओके, द फ्यूज बिच ऑफ द टू डिवाइसेस लाइकली टू वन व्हेन स्विच इज ऑन। अब अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ तो किस डिवाइस के लिए जो जो फ्यूज़ होगा वो वन हो जाएगा? कौन सी डिवाइस को ऑन करने पे जो फ्यूज़ होगा वो वन हो जाएगा? तो देखो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले। तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, आर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई डब्लू। ठीक है, डब्लू इज़ बेसिकली नथिंग, पावर। रेजिस्टेंस आपका 11 वॉट का कितना होगा? 4 टाइम्स देन द डिवाइस ऑफ 44 वॉट। 11 वॉट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स होगा 44 वॉट का। कैसे? रेजिस्टेंस आप यहाँ से निकालोगे बी स्क्वायर बाई डब्ल्यू, तो डब्ल्यू मतलब पावर, पावर आप यहाँ पे रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, कंपेयर करके। वोल्टेज आपका, फिर आप वोल्टेज निकाल लोगे ऐसे ही, पी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर से बी स्क्वायर जो आपका गिवन है, बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर जो आपका है वो आपको निकालना है। तो रेजिस्टेंस और वॉट रख के जो वॉट रख के आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज निकाल सकते हो। वोल्टेज निकाल लिया। 352 voltage across the device of 11 watt and 220 volt rating is sufficient to warn the fuse of the device. 352 वोल्ट across the device of 11 watt। 11 watt वाला जो था हमारा, जो 220 वोल्टेज पे काम करेगा, उसमें 352 वोल्टेज हो गया जो कि ज़्यादा है, और उस ज़्यादा की वजह से वो बंद कर जाएगा। मतलब क्या? फ्यूज़ हमारा बंद कर जाएगा। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। Semiconductors are certain type of metals which allow only partial current to pass through them in one direction only. In solar panels, the pieces buffers of semiconductor materials containing impurities are so arranged that potential difference develop between two regions of the semiconductors. When light falls on it, LED storage battery is connected in circuit which gets charged and can be used on the. How does the conductivity of semiconductor increases? तो देखो, जब सेमीकंडक्टर्स हमारे कंडक्टर की तरह बिहेव जब करते हैं, जब उनका टेम्परेचर, अगर उनका टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो, इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यू नो ऑफ अ सेमी कंडक्टर, इट विल एक्ट एज अ कंडक्टर। ओके, तो कंडक्टिविटी जो होगी उसकी सेमी कंडक्टर की हीट की वजह से बढ़ जाएगी, और उसी की वजह से क्या होगा, इट विल स्टार्ट वर्किंग। तो इसलिए कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ का उसमें यूज़ करते हैं। नेम एनी 4 मटेरियल्स विच एक्ट एज अ सेमी कंडक्टर। कोई ऐसे 4 मटेरियल्स बता दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिलिकॉन, सेलेनियम, कैडमियम सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड, इन चारों का यूज़ होता है सेमी कंडक्टर की तरह। और भी बहुत सारे हैं, बट आपको सिलिकॉन, सेलेनियम, कैडमियम सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड का याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 40 वॉट। कोई एक बल्ब है जो 200 वोल्ट पे और 40 वॉट पे काम करता है। रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सच बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 5 आवर्स। अगर हम ऐसे बल्ब्स को 5 आवर्स के लिए यूज़ करते हैं, देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट मे कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट निकाल सकते हो आप। वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, पी इक्वल टू बी आई होता है, करंट निकाल लिया, करंट से आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया, और जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आया उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या कर लिया, टोटल पावर इज इक्वल टू कितना होता है, पावर इनटू टाइम। तो आपका टाइम जो होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। सॉरी, आप टाइम आपका पता चल गया, और टाइम आपको पता चल गया तो आप वहाँ से कॉस्ट उसकी निकाल सकते हो, वेरी इजी। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ऊपर रेजिस्टेंस आपको निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। एक सीरीज़ में है, दो पैरेलल में है,
पहले सीरीज़ को रहने दो, पैरेलल वाले को सॉल्व करो, जो आएगा फिर उसको सीरीज़ में कर दो, दैट विल बी योर आंसर, सिंपल। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर्स। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो ये भी आ सकता है। ओके, यहाँ पे आपके जो रजिस्टर्स हैं वो कैसे हैं, पहले देखो ऊपर के 2 सीरीज़ में, नीचे के 2 सीरीज़ में, फिर पैरेलल हो जाएगा। तो आप पहले सीरीज़ के निकालोगे, दोनों को ऊपर वाले दोनों को ऐड करो, नीचे वाले दोनों को ऐड करो, और फिर दोनों का जो आपका निकल के 2 वैल्यू निकल के आएंगी उनका आप रेसिप्रोकल कर दो, दैट विल बी योर आंसर, सिंपल। फिर आपसे क्या पूछा है, करंट आपसे पूछा है, तो आप करंट जब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो V इक्वल टू आई आर, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप पोटेंशियल आपको दे रखा है 3 वोल्ट, हाँ ओके, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली करंट निकाल सकते हो। स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कैलकुलेट द एनर्जी टर्न फ्रॉम द बैटरी इन 10 सेकेंड। P इक्वल टू डब्लू, जो पावर आपका होता है W पॉइंट T होता है, एनर्जी निकालनी है, पावर इंटू टाइम कर दोगे, सिंपल। सर्किट आपको दे रखा है 30 ओम 20 ओम नीचे, तो आप क्या करोगे, पहले रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर करंट निकालोगे, W इक्वल टू बी इंटू आई इंटू टी। हाँ, आपका एक फार्मूला ये भी होता है, ओके। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक तो पावर इंटू टाइम होता है, और पावर की जगह आपने क्या रख दिया, बी आई, P इक्वल टू बी आई होता है ना, तो बी आई रख दिया, तो अब कितना हो जाएगा आपका, बी आई टी, P इंटू टी था, P की जगह पी आई रख दिया, सिंपल, यू कैन डू इट। Come to the question number 25. Study the following electric circuit. The current flowing in the circuit and the potential difference across 10 ohm resistor. दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, करंट आपको निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। तो जिसके लिए निकालना होता है पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, तो आपको जिस रेजिस्टेंस के B इक्वल टू आई आर होता है, तो उस रेजिस्टेंस को रख दो, करंट को रख दो, उस रेजिस्टेंस को रख दो पहले, ठीक है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ओम्स लॉ से इन्होंने यूज़ किया, वोल्टेज आपका 3 वोल्ट है, रेजिस्टेंस आपका 30 ओम है, तो आप यहाँ से B इक्वल टू आई आर निकाल सकते हो, और आपका करंट निकल के आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, तो उस रेजिस्टेंस को रखोगे जिसका आपको निकालना है। करंट आपका 1, रेजिस्टेंस आपका कितने पे निकालना था, 10 ओम पे, और आपका 1/10 आपका एम्पियर, मतलब ये 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर आपका निकल के आया था, तो 1/10 इंटू 10 कर दिया, सिंपल। Come to the question number 26. Calculate the amount of heat generated while transferring 900 coulomb of charge between the two terminals of the battery of 14 volt in 1 hour. Also determine the power expended in the process. चार्ज गिवन है, टाइम गिवन है, और वोल्टेज आपको गिवन है, तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, करंट निकाल सकते हो। करंट आप जब निकाल लोगे तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि आपको वोल्टेज दे रखा है, करंट भी दे रखा है, फिर आपने वोल्टेज निकाल दिया, और फिर आपको हीट निकालनी है, तो आप सिंपली H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कर सकते हो। और जब आपको एक बार हीट मिल जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, पावर निकाल सकते हो। पावर इज़ बेसिकली आई स्क्वायर आर, ओके। आई स्क्वायर मतलब कैसे निकाला हमने, P इक्वल टू बी आई होता है, तो बी आई में इन्होंने इंटरचेंज करके आई स्क्वायर आर कर दिया, और फिर आप यहाँ से पावर निकाल सकते हो, सिंपल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 27. स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर। देखो, जिस रजिस्टर के लिए आपको निकालना हो B इक्वल टू आई आर होता है, करंट आपको पता है, करंट आप निकाल सकते हो यहाँ से, वोल्टेज आपको दे रखा है ना, बैटरी कितने वोल्ट की है, 3 वोल्ट की, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज रख दोगे, रेजिस्टेंस रख दोगे टोटल, क्योंकि सीरीज़ में सबको ऐड कर दिया, करंट निकल के आ गया। अब जिस रजिस्टर पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उस रजिस्टर को रख दोगे, B इक्वल टू आई आर है, तो आई आपने रख दिया 1/4, और किसके लिए निकालना है, 5 ओम के लिए, तो आपने रख दिया रेजिस्टेंस 5, तो आपका आंसर आ गया। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज फॉर ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 220 वोल्ट सप्लाई एंड टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट इज इट्स पावर, कैलकुलेट द पर आवर कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर इफ 1 यूनिट कॉस्ट रुपीज़ 6.0। P इक्वल टू बी आई का यूज़ कर लोगे, और ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान था, सिंपल।
Question number 29. So how would you connect three resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm? आप थ्री रेजिस्टर्स को कैसे ऐड करोगे कि उनके कॉम्बिनेशन से टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम निकल के आए और 4 ओम निकल के आए? तो आप देखो सर्किट आपने दिखाया है, मतलब बनाना पड़ेगा आपको कि आप कैसे कर सकते हो। देखो इन्होंने एक सीरीज़ में लगा दिया, तीनों पहले एक सीरीज़ में और दो पैरेलल में लगा दिए, तो आपका 9 ओम निकल के आ गया। दूसरे में इन्होंने क्या करा है, इन दिस सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 9 ओम। 4 ओम वाले में इन्होंने दो लगा दिए सीरीज़ में, एक लगा दिया पैरेलल में। ओके, ये आपको समझ लेना है सर्किट बना के। क्वेश्चन नंबर 30 में दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। वेरी सिंपल, ऐड कर दो, दैट विल बी योर आंसर। करंट निकालना है, बी इक्वल टू आई आर लगा दो, वोल्टेज गिवन है, आई निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस गिवन है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन एंड आर टू, आर वन के लिए निकालना हो बी इक्वल टू आई आर, बी आपको पता है, आई आपको पता है। आर वन की जगह 4 ओम रख दो, आर वन के लिए हो जाएगा। आर टू की जगह कितना रखना है आपको, 20 ओम। बी इक्वल टू आई आर टू, बी इक्वल टू आई आर टू, सिंपल। Come to the question number 31. A hot plate connected to 220 volt line has two resistance coils and A and B, each of 22 ohm resistance. Calculate the amount of electric current flowing when these coils are used individually, connected in series, connected in parallel. कोई एक हॉट प्लेट है जिसको 220 वोल्ट लाइन में हमने दो रेजिस्टेंस ए और बी को लगा दिया। ईच ऑफ 22 ओम रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो आई इक्वल टू बी बाई आर, ओम्स लॉ यूज़ करके आप आराम से निकाल सकते हो। पहले वाले में सीरीज़ में निकालोगे तो दोनों को ऐड कर दो, 22 प्लस 22 44 हो जाएगा। करंट निकालना है तो आपको 220 वोल्ट दे रखा है, इक्वल टू बी बाई आर लगा दोगे, दैट विल बी योर आंसर। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मे कम इन योर एग्जामिनेशन, और ये पहले आ चुका है। और आप जब पैरेलल में निकालोगे तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे दोनों का, 1/22 प्लस 1/22, और आप उसको सॉल्व कर दोगे। जब आपका रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा तो आप करंट निकाल दोगे, आई इक्वल टू बी बाई आर। आर आपका निकल के आ गया टोटल कितना, 11। बी आपका निकल के आ गया कितना, 220। क्वेश्चन नंबर 32. A torch bulb is rated 5 volt and 500 milliampere. Calculate its power, resistance, energy consumed when it is lighted for 4 hour. P इक्वल टू बी आई लगा दो, पावर वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, पावर निकाल लोगे। सेकंड वाले में रेजिस्टेंस निकालना है, बी वाई आई लगा दोगे, रेजिस्टेंस आ जाएगा। एनर्जी निकालना है, पावर इंटू टाइम होता है, पावर आपने निकाल ली, टाइम आपको पता है, और आप आराम से निकाल सकते हो, सिंपल। और आपको पता अगर हो, एनर्जी कंज्यूम जो होती है हमेशा किलोवाट में निकालते हैं, किलोवाट आवर में, इसलिए हम 3.6 इंटू 10⁴ भी ऐसा मान लेते हैं कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 36,000। ओके। आयरन, सिल्वर, नाइक्रोम, टंगस्टन, कॉपर, which metal alloy should be used to make heating element of electric geysers, filament of incandescent bulbs, और an electric iron has rating of इतना इतना इतना, calculate current required, its resistance when it is in use। देखो हीटिंग एलिमेंट आप कौन सा यूज़ करोगे, नाइक्रोम। फिलामेंट आपको पता है टंगस्टन का बना होता है, एंड इट मे कम इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड दे कैन आस्क यू what material, what filament of a bulb is made up of what material। तो आपसे ये ऑप्शन में दे देगा, चार पूछ लेगा। ओके, हीटिंग एलिमेंट के लिए पूछ लेगा तो आप नाइक्रोम लगाना है, सिंपल। और देखो पावर, देखो 750 वॉट दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो, P इक्वल टू बी आई, आई इक्वल टू पी बाई बी, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, सिंपल। Come to the question number 34. Draw systemic diagram to show how two resistors and in connected.
दो रजिस्टर को हम कैसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ये आपको दिखाना है, कितना इजी है। फिर रेशियो आपको करंट का निकालना है, तो करंट का रेशियो निकालना हो, पी इक्वल टू आई आर होता है। रेजिस्टेंस रख दोगे, वोल्टेज आपको पता है, सिंपल आप निकाल सकते हो, वेरी इजी। फिर दोनों को डिवाइड कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, come to question number 35. A lamp rated 60 watt and electric iron rated 800 watt are used for 6 hours every day. Calculate total energy consumed in 30 days. तो कोई एक लैम्प है 60 वाट की, जिसको हमने यूज़ किया है 800 वाट उसकी रेटिंग है, और उसको 6 आवर्स एवरी डे यूज़ कर रहे हैं। तो आपको टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालनी है 30 डेज़ में। पावर गिवन है, एनर्जी आप निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी निकालने के लिए दोनों एनर्जी को ऐड कर दोगे और 30 डेज़ के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो लेट्स एंड द वीडियो हियर। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, एंड आई एम रियली वेरी टायर्ड, आई एम सॉरी फॉर दैट। Please subscribe, share and like the video, and I hope you are enjoying. And those students who have come for the very first time on my channel, please, we have a group on WhatsApp. You can add you can add that WhatsApp group by clicking on the link given in description. Thank you.